नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस अकेडमी में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने स्टेट असेंबली, पंचायत राज, नगर पालिका प्रशासन इन सब के विषय में जान लिया था। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंडियन जुडिशरी या भारतीय न्यायपालिका की। भारतीय न्यायपालिका महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहें। तो हेडिंग बनाइए न्यायपालिका। न्यायपालिका तो बताते हैं सबसे पहले एक चीज आपको कि हमारे देश में विधायिका बटी हुई है, कार्यपालिका बटी हुई है, लेकिन जो न्यायपालिका है ये इकहरी है या एकीकृत व्यवस्था है। जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका विधायिका केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई है, विधानसभा, संसद और आपकी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। लेकिन न्यायपालिका क्या है, ये इंटीग्रेटेड है, ये एकीकृत है, ये बटी हुई नहीं है। अब आप कहेंगे हाई कोर्ट, तो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं, अलग नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें लिखना शुरू कीजिए, लिखाते भी चलेंगे आपको और जो चीजें हैं वो आपको समझाते भी चलेंगे, ठीक है। इसमें लिखना आप शुरू कीजिए कि भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है। ऐसे देखो, भारत की शासन प्रणाली संघीय है, किंतु किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। इसका तात्पर्य है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका के विषय में जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर चलते हैं। ये आपको रिवाइज रखने हैं, इसको ध्यान प्लीज रखिए। जो न्यायपालिका है अपनी भारत की, इसमें शीट सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं उच्च न्यायालय। क्या आता है, उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के आते हैं नीचे जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये भी लिख लीजिए कि भारतीय न्यायपालिका का संगठन, ऐसे लिखिए, फॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी थोड़ी आपको। भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु के आधार का है। शंकु के आकृति का है, जिसमें शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसके नीचे उच्च न्यायालय, इसके नीचे उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के नीचे जिला न्यायालय स्थापित किए गए हैं। जिला न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जो जिला न्यायालय होता है, इसका जो प्रधान होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। यह जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जब वह सिविल मामले, मतलब दीवानी मामले, जमीन जायदाद से संबंधित मामले, जब वो इस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है तो उसे क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश। क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश। और जब वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तब उसे कहा जाता है सत्र न्यायाधीश या सेशन जज। यहां तक क्लियर, लिख लीजिए इसे भी। जिला न्यायालय का प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। यह जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। यह जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। जब यह सिविल मामले की सुनवाई करता है, जब यह सिविल मामले की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। तो सत्र सेशन सॉरी जब यह सिविल मामले की सुनवाई करता है, कहाँ चला जाता है ध्यान भी, तो यह जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहलाता है। यहां तक क्लियर? जिला न्यायाधीश तक। अब देखिए जिले में क्या होता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट होते हैं। सेशन जज के नीचे सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए क्या होता है, अलग अलग जज होते हैं। तो जो जज सिविल मामले देखते हैं उनको मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज कहते हैं, और जो आपराधिक मामले देखते हैं उन मजिस्ट्रेटों को न्यायिक जज मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसे भी। जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश के नीचे, जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए, सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट होते हैं, अलग अलग मजिस्ट्रेट होते हैं। सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को, सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को मुंसिफ मजिस्ट्रेट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज कहा जाता है, या सिविल जज कहा जाता है। जबकि आपराधिक मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेटों को, जबकि आपराधिक मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेटों को न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। यहां तक क्लियर? कोई शंका यहां तक, कोई समस्या नहीं है? वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे की। एक चीज याद रखिए, बताएं या अभी रुक जाए, ये बड़ा पंचायत न्याय पंचायत वगैरह इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा है क्या पहले? कभी कभी पढ़ा हो कहीं? नहीं? ठीक है, अभी ये न्यायिक मजिस्ट्रेट में पहले यहां तक इसे कंक्लूड कर लेते हैं। इसमें एक और लिखो, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का प्रमुख, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का प्रमुख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ, ये भी लिख लो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नाम सुना होगा क्योंकि इसका आपने, CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। आगे लिखो, बताते हैं फिर। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय का भी गठन किया गया है। पंचायत न्यायालयों का गठन भी किया गया है। यह न्यायालय अलग अलग नामों जैसे न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी, न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि नाम से विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं, आदि नाम से विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है
जिसने पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के तहत जिसने पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायत का गठन किया था। न्याय पंचायत का गठन किया था। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं जो जिला अधिकारी द्वारा जिला न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ग्राम सभा सदस्यों में से नामित किए जाते हैं। ग्राम सभा सदस्यों में से नामित किए जाते हैं अथवा पंचायत समिति द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये क्या होती है, ये सब आपको पंचायत वाले टॉपिक में बताया जा चुका है। ठीक है। न्याय पंचायत आपराधिक तथा सिविल, न्याय ऐसे लिखिए, अब न्याय पंचायत आपराधिक तथा सिविल के या दीवानी के छोटे मामलों की सुनवाई करती है। जिले के प्रत्येक खंड में एक न्याय पंचायत स्थापित की जाती है। तो यहां तक आपको कोई समस्या, यहाँ आपको थोड़ा सा आगे डिटेल भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट से आगे ले जाकर। ठीक है। अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। हेडिंग बनाओ सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिएगा कि संविधान के भाग 5 में लिख लो, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 124 to 147, 124 से 147 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है। आगे महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 1241, आर्टिकल 124(1) में। ठीक है। तो अनुच्छेद 124(1) के तहत मूल संविधान में जब बनाया था हमने, अनुच्छेद 124(1) के तहत लिख लो, के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन, सेवा शर्तें, इन सबको निर्धारित कौन करता है? क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उनका क्षेत्राधिकार, वेतन, भत्ते, सेवा शर्त आदि को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है संसद को। किसको? संसद को। ठीक है। तो जब संसद को यह अधिकार दिया गया है तो इस शक्ति का संसद ने प्रयोग किया है कई बार, और प्रयोग करते हुए न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो वर्तमान में जो बेसिक चीज आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि इन प्रेजेंट, आज की डेट में सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या है 33 + 1 = 34। अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और कुल संख्या कितनी है? 34। यहां तक क्लियर? 3 चीजें क्लियर हुई। पहले संख्या कितनी थी मूल संविधान में, इनकी संख्या में वृद्धि और परिवर्तन कौन कर सकता है, और वर्तमान में संख्या कितनी है। ठीक है।
अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता होगा, दिल्ली में। लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी समस्या आ जाए या कुछ ऐसा हो कि सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सुनवाई कहीं और करनी हो, तो क्या वो कर सकता है? क्या वो ऐसा कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन कब? जब मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है। जब मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया कि बैठक वहां होगी, तो बैठक कर सकते हैं आप, या उन्होंने सुझाव दिया राष्ट्रपति को कि सर ऐसे ऐसे इशू है, तो मुख्य राष्ट्रपति उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है अनुमोदित कर रहे हैं, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसे स्थान पर सुनवाई कहां करानी है यह निश्चित कर सकता है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? यह व्यवस्था दी गई है आर्टिकल 130 में। तो लिख लीजिए इसे भी, यहां थोड़ा दिखाते चल रहे हैं साथ साथ, ताकि कहीं बाद में चीजें आपकी मिस ना हो। ठीक है ना? अगर कुछ मिस हो जाता है तो वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप देखकर लिख सकते हैं। अभी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे हमारे जिनको अभी आदत नहीं पड़ी है कैमरे में पढ़ने की, वो ऑफलाइन में ही उन्हें अच्छा लगता है। तो लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ये आप लिख चुके हैं, किंतु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किंतु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है। ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आर्टिकल 130। अभी तक एक चीज और याद रखिएगा, यही महत्वपूर्ण, हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की सुनवाइयां हो चुकी हैं, तो इसे भी लिख लो। अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऐसी बैठक की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो आर्टिकल 124(3) आर्टिकल 124(3) में इन योग्यताओं के विषय में वर्णन किया हुआ है। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि आयु संबंधी कोई योग्यता का निर्धारण जजेस के लिए नहीं है। ठीक है, आयु संबंधी किसी योग्यता का निर्धारण जजों के लिए नहीं है, याद रखना। अब योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहली, भारत का नागरिक हो, लिख लो, वह भारत का नागरिक हो तथा, यहां से ध्यान रखना थोड़ा, वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, या तो एक उच्च न्यायालयों में या अधिक उच्च न्यायालयों में भी लगातार बिना किसी गैप के कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। क्या है? एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या अगर ऐसा ना किया हो या तो क्या किया हो, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में, वह, दोबारा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो या अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, या राष्ट्रपति की राय में एक असाधारण विधि वेत्ता हो, जैसे विधि की बहुत तगड़ी जानकारी हो। ठीक है, समझ में आया? लिख लीजिए, नागरिक के बाद लिखिए, तथा वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में
लगातार कम से कम 3 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, लगातार कम से कम 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा अथवा वह एक या एक से अधिक सॉरी वह एक अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधि वेत्ता हो, राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधि वेत्ता हो। यहां तक चीजें क्लियर आपकी समझ में आ गई। याद रखना एक और चीज, क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि अब तक कितने लोगों की नियुक्ति इस आधार पर की गई है कि वो राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधि वेत्ता है। आंसर होगा एक भी नहीं। आंसर क्या होगा? एक भी नहीं, याद रखना। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट के बारे में कि भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। लिखते चलिए, समझते चलिए। सर्वोच्च न्यायालय के, टाइम बच जाता है हमारा फिर लिखाने में, लिखा भी देते हैं, बोलते हैं, इतना बोलना तो है ही, बोलते हैं तो आप लिखते भी जाते हैं, फिर उसे समझा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बता चुके हैं आपको पहले भी ये तो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 ब्रैकेट में 2, अनुच्छेद 124 में 2 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के, लिखो कंफ्यूज मत हो, सब क्लियर कर देंगे, लिखो तो सही। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। अतः स्पष्ट है कि संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान में उच्चतम न्यायालय के या संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। यहाँ प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया दी गई है। तो संविधान ने तो ये कह दिया, शुरू में जब बनाया था तब ये संविधान में वर्णन था कि भाई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जिन न्यायाधीशों से चाहे परामर्श करे और न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। उसमें अलग से नहीं था कि प्रधान न्यायाधीश के लिए क्या करना है। आगे क्या होगा इसमें? संविधान लागू होने पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, संविधान के लागू होने पर प्रक्रिया से हटकर
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने की परंपरा विकसित हुई कि भाई जो सीनियर मोस्ट हैं न्यायाधीश, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बना दो। जो 1973 तक निर्बाध रूप से चलती रही, सिवाय न्यायमूर्ति जाफर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, इसीलिए बता रहे हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है इतना डिटेल में जाने का। न्यायमूर्ति जाफर इनाम को छोड़कर, जो लकवे का शिकार हो गए थे, इसलिए इनके स्थान पर पी.वी. गजेंद्र गणकर को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो एक अपवाद क्या थे मिस्टर जाफर इनाम, क्योंकि इनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इनके स्थान पर पी.वी. गजेंद्र जी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, वरना वरिष्ठतम आधार पर करते आ रहे थे। आगे क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज। 1973 में केशवानंद भारती के मामले में निर्णय दिए जाने की कुछ घंटों बाद अप्रत्याशित रूप से तीन न्यायाधीशों ने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यहां तक कोई दुविधा आपको? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हुआ क्या, 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया था। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। सरकार ने, लिख लो, यहां तक समझ में आ गया ना? हाँ, तो 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ आगे? इसमें एक चीज और थी छोटी सी, कि इसी समय क्या हुआ, A.N. ग्रोवर, एक नाम है A.N. ग्रोवर, ये भी इसमें शामिल थे। J.S. शैलेट इसमें शामिल थे और K.S. हेगड़े, ये 3 न्यायाधीश थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना? तथा इसके बाद क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया और यहां पर न्यायमूर्ति अजीतनाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। क्या किया गया? न्यायमूर्ति अजीतनाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। तो उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश M.M. सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने इस मामले में सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया था। तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। सरकार ने अपने इस कदम के लिए विधि आयोग की 1956 की रिपोर्ट में तर्क दिया,
जिसमें कहा गया कि मुख्य न्यायमूर्ति की जो लिखना है, सब लिखोगे तो कैसे चलेगा, लिख लो लिख लो। एम सीकरी की अध्यक्षता वाली, एम सीकरी की अध्यक्षता, मुख्य न्यायाधीश एम सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी, 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी। कभी कभी दिमाग को ना रोकना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि आपको दें कहीं ऐसा ना हो, ज्यादा हो जाए। चलो खैर लिख लो आप। तो 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने इस मामले में सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया था। 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने अपने पद से इस्तीफा पत्र दे दिया। सरकार ने अपने इस कदम के लिए विधि आयोग की 1956 की रिपोर्ट का तर्क दिया। विधि आयोग की 1956 में एक रिपोर्ट जो आई थी विधि आयोग की, उसका तर्क दिया। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यायमूर्ति की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि न्यायाधीशों के गुण और उपयुक्तता के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक है, क्या कहा था इस रिपोर्ट में, लिख लो। तर्क दिया जिसमें कहा गया था कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि न्यायाधीशों के गुण और उपयुक्तता के आधार पर की जानी चाहिए। इस अपवाद को दोहराते हुए 1977 में न्यायमूर्ति ए आर खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति एम एच बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो उक्त 2 मामलों को छोड़कर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सदैव वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया गया था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। 1993 में 1993 में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति ही की जाएगी। ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि इसका अभी आगे जिक्र भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993, ब्रैकेट क्लोज। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993, प्लीज क्लोज द ब्रैकेट। आगे क्या हुआ? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में छोटा सा हेडिंग बना लो, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें क्या लिखना है आपको? उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश की समझ में आ गई आपको। केवल 2 बार वरिष्ठता क्रम का ये मेन उल्लंघन हुआ। इनाम जाफर वाला केस आपको बताया,
उसके बाद 93 का क्या जस्टिस आया सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको बताया कि भाई जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसे आप अपॉइंट करेंगे। ठीक। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी कुछ पेच है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, देखो बताते हैं, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श भी ले सकता है, जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे। ठीक है। अब आगे पैराग्राफ चेंज करो। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। ठीक है। किंतु मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को लेकर बाद में दो तरह के प्रश्न उत्पन्न हुए। इन्होंने क्या कहा कि चीफ जस्टिस से, आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श राष्ट्रपति को करना क्या है, अनिवार्य अन्य न्यायाधीशों के मामले में। अब प्रश्न क्या दो उत्पन्न हुए। पहला प्रश्न तो ये था कि क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श मानने को बाध्य है। पहला प्रश्न क्या था कि क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श मानने को बाध्य है। देखो इसे भी, प्रथम यह कि, पैराग्राफ चेंज कर देना, प्रथम यह कि क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। तो इस प्रश्न के आंसर के लिए एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखो, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993, ब्रैकेट में लिख देना, 9 न्यायाधीशों की पीठ, ब्रैकेट बंद, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उस निर्णय को बदल दिया कि मानने के लिए बाध्य नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त निर्णय को उलटते हुए कहा कि सर्वोच्च के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, लिखते चलो, समझ तो पा रहे हो ना जो बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही की जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही की जा सकती है। ऊपर बोला था एसपी गुप्ता में नहीं, बाध्य नहीं है, लेकिन 1993 में आके क्या बोला कि नहीं, नियुक्ति तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो अब आगे क्या है इसमें, मुख्य न्यायाधीश, लिखो, मुख्य न्यायाधीश
दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से अपनी दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श कर अपनी राय देगा। दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श कर अपनी राय देगा रिटिन। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे बात करते। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लिख लो, दूसरा प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किए बिना भेजी गई सिफारिश मानने के लिए बाध्य है? भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, अनुच्छेद 143 के अधीन अनुच्छेद 143 के अधीन इस प्रश्न पर राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी। आर्टिकल 143 के अधीन इस प्रश्न पर राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी। तो नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपनी सलाह में कहा कि परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना, लिख लो, परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना दी गई सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। न्यायालय ने परामर्श प्रक्रिया को और विस्तृत कर दिया। न्यायालय ने परामर्श प्रक्रिया को और विस्तृत करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह, a collegium of 4 senior most judges। समझ में आया? यहां आप आना चाह रहे थे ना डायरेक्ट कॉलेजियम पर, तो क्या कहा? एक कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। जबकि 1993 वाले में क्या कहा था कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यहां कितने हो गए? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखो, संविधान पीठ ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, तो ये समझ में आ गया ना, अन्य न्यायाधीशों को कॉलेजियम 4 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश से परामर्श करेंगे सीजेआई, तब राष्ट्रपति को भेजेंगे, तब अपॉइंटमेंट होगी। यहां तक क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। संविधान पीठ ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय के केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है। चीफ जस्टिस लेंगे इन दोनों की सलाह राष्ट्रपति को भेजने से पहले, ठीक है ना? लेकिन ट्रांसफर या स्थानांतरण के मामले में, मामले में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से शामिल करना होगा। साथ ही ऐसे दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श करना होगा। टोटल ऐसे समझिए, टोटल 2 तो ये हैं,
ऐसे समझिए, वहां से उच्चतम काट दीजिए, चार, दो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, दो इसमें न्यायाधीश और ऐड होंगे। कौन से? जिस न्यायालय में ट्रांसफर किया जाना है वहां का मुख्य न्यायाधीश, और जिससे किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर किया गया है वहां का मुख्य न्यायाधीश। समझ में आया? तो इसमें दोबारा लिखो, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है, किंतु स्थानांतरण के मामले में उन मुख्य न्यायाधीशों की सलाह भी, ऐसे दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह भी लेनी होगी। ऐसे दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी लेनी होगी जिससे किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किया गया है तथा जिसको स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, तो ट्रांसफर में दो तो लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, फिर जिस न्यायालय में भेज रहे हैं किसी न्यायाधीश को वहां के न्यायाधीश से, और जहां से भेज रहे हैं वहां के न्यायाधीश से। तो उच्च न्यायालय में ट्रांसफर के मामले में यहां तक चीजें आपको क्लियर? यहां तक कोई दुख कष्ट? चलिए आगे हेडिंग बनाइए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ये क्या होता है ये भी बताते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसमें लिखिए कि आर्टिकल 126 के तहत, समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं, मैं भी समझा देते हैं, समझ लो पहले। जब किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य को करने में सक्षम ना हो, अनुपस्थित हो, कहीं बाहर गए हो, तबीयत स्वास्थ्य ठीक ना हो, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, लिखो, अनुच्छेद 126 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हों, तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को इस संबंध में किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला एक और छोटा सा हेडिंग बना लो, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, लिखो, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अधीन की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। ये होते क्या बता रहे हैं, किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो,
जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जबकि उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति या कोरम ना होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। समझ में आया यहां तक क्या है ये कहानी? देखिए, इसमें कहा गया है कि यदि कोरम पूरा, न्यायाधीश छुट्टी पर है, तबीयत खराब है, उपलब्ध नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास इतने न्यायाधीश के बेंचें बन सकें, ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर वहां के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। कब? जब कोरम को पूरा करने के लिए। फ्रांस से यह प्रावधान दिया गया है। और बेसिक और सबसे मुख्य बात, क्योंकि यूपीपीएससी के मेंस के शायद 2003 या 4 के एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद भी 1-2 बार पूछा गया है कि तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट में अपॉइंट नहीं होते। क्लियर? तो यहां तक कोई आपत्ति आपको? यहां तक कोई समस्या? एक चीज बता दे रहे हैं, लिखना ना लिखना आपके हाथ में, कि जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट कर दिया जाता है, तब उसका कर्तव्य है कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर प्राथमिकता देकर उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हो। ठीक है। और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारता, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके अतिरिक्त लिख लो इसे भी, इसके अतिरिक्त कंटिन्यू कर लो, या ऐसे लिखो, संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश, किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा न्यायाधीश कार्य करने के लिए सहमत और असहमत हो सकता है। ऑर्डर नहीं है कि करना ही पड़ेगा। जो रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश, उनकी अपॉइंटमेंट भी तदर्थ न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है, या आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप संभालिए काम को। ठीक है। लेकिन
कंपल्सन नहीं है कि वो न्यायाधीश करें या ना करें, उनकी इच्छा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं न्यायाधीश की पदावधि के विषय में। तो न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। लिख लीजिए प्रभु, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, ब्रैकेट में लिख लो, मालूम पड़ा 1 महीने बाद आपने रिवीजन किया कुछ समझ में नहीं आया। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, न्यायाधीशों की आयु अगर बढ़ानी हो तो कौन बढ़ा सकता है? संसद। तो लिख लीजिए, न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। कोई न्यायाधीश, पैराग्राफ चेंज करके देखो, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र किसे दिया जाएगा? राष्ट्रपति को। ठीक है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। यहां तक क्लियर? अब लिखिए, रिमूवल ऑफ जज, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। ये समझ लेते हैं, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। हो सकता है क्लासेस थोड़े लंबे हो जाए क्योंकि हम चाह रहे हैं जल्दी कवर हो टॉपिक्स अपने। तो न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। ठीक है। तो यहां पर आज हम ज्यादा लंबा जा रहा है तो यहां पर ये टॉपिक करके अपन रोक देंगे। ठीक है। तो इसमें आप पढ़िए, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की, लिखते चलिए, समझते चलिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124(4) में दी गई है। पैराग्राफ चेंज कर लो या छोटे छोटे पॉइंट बना लो। अब ये पद से हटाए कब जा सकते हैं? तो याद रखना, केवल दो आधारों पर न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। एक है साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो लिख लो इसे भी कि केवल दो आधारों पर न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार और असमर्थता। ठीक है। तो अब हटाते कैसे हैं? पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए, सबसे पहले किसी न्यायाधीश को अगर पद से हटाना है तो उस संबंध में प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली चीज नोट करो, किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए
प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है। प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा में लाया, आरोप लगाया गया, बताते हैं और डिटेल अभी चलने दो, पहले बेसिक समझ लो उसका। प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन और पैरवी करने का अधिकार होता है। अपने पक्ष में समर्थन और पैरवी करने का अधिकार होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है और राष्ट्रपति का आदेश मिलने पर न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दोनों सदन में से किसी में भी प्रस्ताव का प्रारंभ हुआ, विशेष बहुमत से पारित हुआ, दोनों सदन से अलग अलग, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, इन पर ध्यान रखना। विशेष बहुमत वाली यहाँ कंडीशन आ जाएगी, वह ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। दोनों से विशेष बहुमत से पारित हुआ, राष्ट्रपति पर गया, राष्ट्रपति ने साइन किया, न्यायाधीश को हटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण याद रखनी है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समझ में आया? किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज, ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच को साबित करने के लिए प्रक्रिया क्या होगी, यह शक्ति भी संसद को दी गई है। भाई साबित कदाचार और असमर्थता, इसकी जांच तो करनी पड़ेगी, इसे साबित तो करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और साबित करने के लिए प्रक्रिया विहित करने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद ने इस शक्ति के प्रयोग से न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया है, जिसके अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित करके लाया जाता है। प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा, लिखते चलो, सिंपल है, राष्ट्रपति के महाभियोग में पढ़ा चुके हैं, ऐसी मिलती जुलती चीजें। तो प्रस्ताव जब लाया जाता है तो लोकसभा में लाया जाता है, तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों, और यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो
राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यथास्थिति लिखिए इस पे, यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को ग्रहण करने, यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को ग्रहण करने या ना करने का निर्णय करता है। ग्रहण करने या ना करने का निर्णय करता है। प्रस्ताव ग्रहण किए जाने पर, प्रस्ताव ग्रहण किए जाने पर एक 3 सदस्यीय समिति, एक 3 सदस्यीय समिति जिसमें एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, जिसमें एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, कोमा एक किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक प्रसिद्ध न्यायविद होते हैं। समझ में आया यहां तक? क्या करते हैं लोग? जो आरोप पत्र तैयार होगा वो राष्ट्रपति को संबोधित होगा। अगर वो लोकसभा में पेश किया जाता है तो 100 मेंबर्स और राज्यसभा में 50 मेंबर्स साइन करके सदन अध्यक्ष को देंगे। सदन अध्यक्ष विचार करेंगे कि सही है कि नहीं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो एक 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, एक किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक प्रसिद्ध न्यायविद होंगे। ये समिति आरोपों की जांच करेगी। ठीक है। यदि समिति रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि करती है तो ऐसी रिपोर्ट और न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव उस सदन में रखा जाता है जिसमें कार्यवाही लंबित है। एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिए जाने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाएगा। ठीक है ना। दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा उसे राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति आरोपित न्यायाधीश को हटाने का आदेश देंगे। क्लियर है यहां तक? अभी तक एक चीज और याद रखना, अभी तक उच्चतम न्यायालय के एक भी न्यायाधीश को उसके पद से इस प्रकार से हटाया नहीं जा सका है। यद्यपि हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है लेकिन अभी तक हटाया नहीं जा सका है। ठीक है। तो हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के मामले में आ चुका है। सबसे पहले न्यायाधीश नोट कर लो जिन्होंने इस कार्रवाई का सामना किया था, न्यायाधीश वी रामास्वामी। न्यायाधीश वी रामास्वामी, इन पर भ्रष्टाचार का मामला था। ठीक है। आरोप भी सही थे लेकिन लास्ट में गवर्नमेंट इंटरेस्ट इसमें थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया था। सौमित्र सेन थे, वो कोलकाता न्यायालय के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन जी, उन पर भी इस तरह का मामला कुछ आए थे। एक पीडी दिनाकरन जी थे, उनका नाम भी लिया जाता है इस लिस्ट में। तो यहां तक की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को या एक चीज और छोटी सी कर लो तभी बाइंड अप करेंगे आज। शपथ और प्रतिज्ञान 2 मिनट का समय लिख लीजिए। अनुच्छेद 124(6) के अनुसार, अनुच्छेद 124 ब्रैकेट में 6 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। ब्रैकेट में एक महत्वपूर्ण चीज लिख दीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG दोनों की शपथ एक समान है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो यहां आज आपको रोकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे चर्चा की जाएगी। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।